डेट है आज 27 जून 2022। ये सब टॉपिक डिस्कस करेंगे इस क्लास में। फर्स्ट टॉपिक है नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। ये प्रीलिम्स और जीएस पेपर 3 इंटरनल सिक्योरिटी के लिए इम्पोर्टेंट है। रिसेंटली ये एजेंसी न्यूज में है क्योंकि जो इसके डायरेक्टर जनरल हैं उनका अपॉइंटमेंट किया गया, उनकी नियुक्ति की गई। पंजाब के डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस फॉर्मर थे, यानी कि पहले पंजाब के डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस दिनकर गुप्ता जी, इनको अपॉइंट किया गया है, नियुक्त किया गया है निया का, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी का डायरेक्टर जनरल। कौन अपॉइंट करता है, पहली बात तो ये याद रखनी है आपको, और इसका काम क्या है निया का, और कब बनी थी, क्यों बनी थी, क्या टारगेट है, लक्ष्य क्या है, ये कुछ बातें आपको जाननी है। अपॉइंटमेंट कमेटी ऑफ कैबिनेट ये अपॉइंट करती है, नियुक्त करती है डायरेक्टर जनरल को। और ये जो कमेटी है इसके चेयरपर्सन कौन होते हैं, यानी कि इसके अध्यक्ष कौन होते हैं, खुद प्राइम मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर इस कमेटी को हेड करते हैं। और ये अपॉइंटमेंट कमेटी ऑफ कैबिनेट, जिसमें कैबिनेट मिनिस्टर होते हैं, वो अपॉइंट करते हैं डायरेक्टर जनरल ऑफ निया, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। ये जो एजेंसी है ये काउंटर टेररिस्ट टास्क फोर्स ऑफ इंडिया है, यानी कि आतंकवाद को रोकने के लिए काम करती है। मेन वर्क इसका यही है। ये जो एजेंसी है जितनी भी टेरर से रिलेटेड, आतंकवाद से रिलेटेड जितनी भी इन्वेस्टिगेशन होती है, जांच होती है, उनसे डील करती है। जब भी किसी स्टेट में ये जाती है इन्वेस्टिगेशन करने, जांच करने, तो इसे स्टेट गवर्नमेंट से परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन हाँ ये मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स से परमिशन लेती है। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स यानी कि गृह मंत्रालय रिटर्न प्रोक्लेमेशन देता है और फिर उसके बाद ये इन्वेस्टिगेशन कर सकती है। तो ये याद रखना कौन से मंत्रालय के अंदर काम करती है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर आती है निया, उसके अंडर काम करती है। एजेंसी कब बनी थी, इसके लिए दिसंबर 2008 में, 31 दिसंबर 2008 में पार्लियामेंट ने एक एक्ट पास किया, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी एक्ट 2008। तो ये स्टैट्यूटरी बॉडी है, सांविधिक संस्था है, हिंदी में बोलेंगे सांविधिक संस्था। कब बनाई थी, 2008 में। क्यों बनाई थी, क्योंकि 26 नवंबर 2008 को हमारे इंडिया में मुंबई के ताज होटल में एक टेररिस्ट अटैक हुआ था, जिसे 26/11 के नाम से भी जानते हैं। तो उसके बाद ये एजेंसी बनाई थी और मेनली आतंकवाद को रोकने के लिए, उससे डील करने के लिए बनाई गई थी। इसका जो हेडक्वार्टर है, मुख्यालय, वो न्यू दिल्ली में है, लेकिन इसकी कुछ और भी ब्रांच हैं, जैसे हैदराबाद में बनी हुई एक ब्रांच निया की, गुवाहाटी में, कोची, लखनऊ, मुंबई, कोलकाता, रायपुर, जम्मू, चंडीगढ़, रांची, चेन्नई, इम्फाल। ये सारे नाम याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस इतना याद रखो इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। नेक्स्ट टॉपिक है नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट 1985। ये प्रीलिम्स और जीएस पेपर 3 इंटरनल सिक्योरिटी के लिए इम्पोर्टेंट है। ये एक्ट अभी न्यूज में इसलिए है क्योंकि जो एक्ट ये जिस मंत्रालय के अंदर अभी काम करता है, ऐसे कई एक्ट बने हुए हैं। तो दो मंत्रालय हैं, देखो, एक तो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स और एक मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, यानी कि गृह मंत्रालय और वित्त मंत्रालय के अंदर ये कुछ एक्ट और एजेंसी आती हैं। तो इनमें कोऑर्डिनेशन नहीं हो पाता। जो ये कोऑर्डिनेशन नहीं हो पाता, इस कोऑर्डिनेशन को ही लाने के लिए ये सारे के सारे जो एक्ट हैं ये एक मिनिस्ट्री के अंदर लाए जा रहे हैं, इसलिए ये न्यूज में है। ये जो नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट है 1985 का, शॉर्टकट में एनडीपीएस एक्ट बोलते हैं इसको। एक है प्रिवेंशन ऑफ इलिसिट ट्रैफिकिंग एंड नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट 1985। ये अभी फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंदर आते हैं। ये एक्ट फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंदर काम करते हैं, यानी कि फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंदर एक डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू है, वो इन एक्ट के थ्रू पावर लेता है और इनके थ्रू जितनी भी प्रोविजन है इनको यूज करके स्टेप लेता है, मेजर्स लेता है। लेकिन इन एक्ट को मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर से हटा के मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर कर रहे हैं, ट्रांसफ़र कर रहे हैं। इन एक्ट की पावर जो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के पास थी, वित्त मंत्रालय के पास, वो गृह मंत्रालय के पास ट्रांसफ़र की जा रही है। करंटली ये है जो होम मिनिस्ट्री है, नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो, ये एक ऑर्गेनाइजेशन है। ये इसको नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो इसको गवर्न करता है होम मिनिस्ट्री यानी कि गृह मंत्रालय। यानी कि नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो किसके अंडर काम करती है, गृह मंत्रालय के अंदर। लेकिन मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू आता है। इस डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू के अंदर ये एक्ट, एक तो 1985 का एनडीपीसी एक्ट, नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट, और दूसरा प्रिवेंशन ऑफ इलिसिट ट्रैफिकिंग इन नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट 1988 का। इन दोनों को एडमिनिस्ट्रेशन कौन करता है,
मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू। यानी कि देखो नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो का काम क्या होता है, जो भी नारकोटिक ड्रग्स वगैरह की इलिसिट या इलीगल ट्रैफिकिंग होती है, यानी कि अवैध तरीके से नशीली दवाइयों का इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता है हमारे इंडिया में या किसी स्टेट में, उसका रोकना इसका काम है नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो का। और ये काम किसके अंदर करती है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर। और जो इस नारकोटिक इलिसिट या ये इलीगल ट्रैफिकिंग होती है, अवैध तरीके से ड्रग्स या नशीली दवाइयों की बिक्री होती है या खरीदते हैं लोग, इनको रोकने के लिए ये 2 एक्ट बनाए गए हैं। और ये काम किसके अंदर करते हैं, मतलब इनसे पावर कौन लेता है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। तो इनके बीच में कोऑर्डिनेशन नहीं हो पाता है, इसलिए इन दोनों एक्ट को भी होम मिनिस्ट्री के अंडर ट्रांसफ़र किया जा रहा है, ताकि एक मंत्रालय के अंदर दोनों काम करें। ये जो नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो है, ये सेंट्रल लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी है, इंटेलिजेंस एजेंसी है हमारे इंडिया की, जो ड्रग ट्रैफिकिंग को रोकने के लिए काम करती है। जो अवैध तरीके से नशीली दवाइयों की इलीगल तरीके से ट्रैफिकिंग होती है, खरीदना या बेचना होता है, उसको रोकती है। और ये एनडीपीसी एक्ट के अंदर ही ये बनाई गई है। एनडीपीसी एक्ट नारकोटिक ड्रग्स और साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट है जो 1985 का, उसके अंदर ये बनाई गई है, यानी कि स्टैट्यूटरी बॉडी है ये भी। जो ये एक्ट है ना, एनडीपीसी एक्ट, नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट, ये प्रोहिबिट करता है, किसी भी पर्सन को रोकता है। प्रोहिबिट करने का मतलब किसी भी पर्सन को रोकता है। क्या करने से रोकता है, कि कोई भी पर्सन किसी भी नशीली दवाई का, नारकोटिक ड्रग्स का या साइकोट्रोपिक सब्सटेंस, कोई भी ऐसा पदार्थ जो नशीली दवाइयाँ बनाने के लिए यूज होता है, ना तो उसका प्रोडक्शन करेगा, बनाएगा, ना मैन्युफैक्चरिंग करेगा, ना कल्टीवेशन करेगा, खेती करेगा उसकी, और ना ही अपने पास रखेगा, पोसेसन करेगा, ना ही उसकी बिक्री करेगा, सेल करेगा, ना ही उसे परचेज करेगा, खरीदेगा, ना ही अपने पास स्टोरेज करके रखेगा, और ना ही उसका कंजप्शन करेगा, ना ही उसका सेवन करेगा। तो ये सब रोकता है एनडीपीसी एक्ट। और जो 1988 का एक्ट है, प्रिवेंशन ऑफ इलिसिट ट्रैफिकिंग इन नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट, जो ये है, इसकी फुल फॉर्म है, ये क्या करता है, जो भी ऐसे इलिसिट ट्रैफिकिंग करता है नारकोटिक ड्रग्स की और साइकोट्रोपिक सब्सटेंस की, वो उसको सजा देता है। ये एक्ट डिटेंशन कर लेता है, कैद कर लेता है इस एक्ट के थ्रू। इसमें कुछ प्रोविजन दी हुई हैं। तो इसलिए इन दोनों एक्ट को, एनडीपीसी एक्ट और पीआईटी एनडीपीसी एक्ट, इन दोनों एक्ट को ट्रांसफ़र किया जा रहा है। और ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अलोकेशन ऑफ बिजनेस रूल्स हैं 1961 के, इनके तहत ही इन रूल्स को यूज करके इन दोनों एक्ट की जो पावर है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस से मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर ट्रांसफ़र की जा रही है। नेक्स्ट टॉपिक है ट्री प्रूनिंग। ये सिर्फ प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, वैसे मेनली, वैसे प्री के साथ साथ ये मेंस के लिए भी है, जीएस पेपर 1 ज्योग्राफी और जीएस पेपर 3 इन्वायरमेंट के लिए। ट्री प्रूनिंग होती क्या है, बस ये जानना है आपको। अभी रिसेंटली न्यूज़ में इसलिए क्योंकि जो न्यू दिल्ली में एनडीएमसी है, न्यू दिल्ली म्यूनसिपल काउंसिल, इसने ये ड्राइव लॉन्च किया है, वो ट्री प्रूनिंग कर रही है कनॉट प्लेस के एरिया में। सीपी आपने सुना होगा, कनॉट प्लेस। तो यहाँ पे ट्री प्रूनिंग की जा रही है। ट्री प्रूनिंग का मतलब होता है, ये समझ लो देसी भाषा में, जो पेड़ों की कटाई छटाई की जाती है ना, जैसे कोई पेड़ की ब्रांच है, शाखा है, उसको काट दिया जाता है, छाट दिया जाता है। कोई मान लो पेड़ के पत्ते सूख गए हैं या शाखा है जो ब्रांच है सूख गई है, उसको काट दिया जाता है। तो ये पेड़ों की कटाई छटाई को ही बोलते हैं मतलब ट्री प्रूनिंग। ये जो की जाती है, किस लिए की जाती है, क्योंकि पेड़ क्या है, अच्छे से उनकी ग्रोथ हो सकती है। गोल इसका यही होता है ट्री प्रूनिंग का टारगेट, की जो अनवांटेड ब्रांच होती है, यानी कि पेड़ों को जो नहीं चाहिए उनको काट दिया जाता है। जैसे मान लो ये पेड़ है, ये इधर उधर फैल रहा है चारों डायरेक्शन में, इतना फैल रहा है भाई साहब कि ये बढ़ ही नहीं पा रहा है। तो ये जो बाकी की जो चारों तरफ ब्रांच है ना, जो लटक रही हैं, इनको काट दिया जाता है ताकि पेड़ की ग्रोथ अच्छे से हो सके, ट्री का स्ट्रक्चर इंप्रूव हो सके और न्यू और हेल्दी ग्रोथ हो सके पेड़ में। इसकी डेफिनेशन ट्री प्रूनिंग की ये कह सकते हैं, कॉमन मेंटेनेंस प्रोसीजर टू मेंटेन स्ट्रक्चरल इंटीग्रिटी एंड एस्थेटिक्स, यानी कि पेड़ की मेंटेनेंस रखने के लिए, ट्री की ग्रोथ करने के लिए ये स्टेप लिया जाता है। इसके क्या क्या फ़ायदे हैं, जैसे फ़ायदे हमने ऊपर डिस्कस किए कि पेड़ की हेल्दी और न्यू ग्रोथ हो जाती है, ओल्ड ब्रांच को रिमूव कर दिया जाता है तो, और आसपास का जो लैंडस्केप है वो भी क्लीन हो जाता है, पॉलिश्ड लुक लगता है, और ट्री है जो उसकी फाउंडेशन अच्छी हो जाती है और लॉन्ग टर्म हेल्दी रहता है ट्री, यानी कि लंबे समय तक चल सकता है। नेक्स्ट टॉपिक है अंबुबाची मेला। कहाँ पे लगता है, बस इतना याद रखना, अंबुबाची मेला प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। अंबुबाची मेला एनुअल हिंदू मेला है, हिंदू धर्म के लोगों का मेला है ये, कामाख्या टेम्पल पे लगता है ये।
और कामाख्या टेम्पल कहाँ पे? गुवाहाटी असम में। कामाख्या टेम्पल देख सकते हो, ये है कामाख्या टेम्पल। ये फेस्टिवल जाना जाता है किस लिए? ऐसा माना जाता है इस फेस्टिवल के दौरान जो गॉडेस हैं यहाँ पे, जो माता की मूर्ति यहाँ पे रखी हुई है, माता हैं जो यहाँ पे, वो माता के एनुअल मेन्स्ट्रेशन चल रहे होते हैं। मासिक धर्म जो आते हैं वो एनुअल मेन्स्ट्रेशन, यहाँ पे बात हो रही है, वार्षिक जो धर्म है वो आ रहे होते हैं यहाँ पे, मेन्स्ट्रेशन साइकिल माता की। और इस टेम्पल में देखो एक हील है इस टेम्पल पे के पास, यानी कि जिस पे टेम्पल बना हुआ है, नीलाचल हील। ये नीलाचल हील भी आपको याद रखनी है। कामाख्या टेम्पल बना हुआ है गुवाहाटी असम में, कहाँ पे? नीलाचल हील में, नीलाचल की पहाड़ियाँ उस पर ये बना हुआ है। और इस टेम्पल में माता की योनि है जिसकी पूजा की जाती है, फीमेल जेनिटल पार्ट जिसकी पूजा की जाती है यहाँ पे। ये कामाख्या है जो ऐसे हमारे इंडिया में जो शक्ति कल्ट के फॉलोअर है ना, उनके लिए 51 शक्तिपीठ हैं। शक्तिपीठ का मतलब होली साइट, पवित्र स्थान है। शक्ति कल्ट के लोग हैं जो फॉलोअर हैं शक्ति कल्ट के, ये समझ लो शक्ति कल्ट एक कम्युनिटी है जो फॉलो करते हैं शक्ति कल्ट को। तो उनके लिए ऐसे 51 पवित्र स्थान है हमारे इंडिया में, जिनमें से एक कामाख्या है। शक्तिपीठ भी बोलते हैं ना, या होली साइट्स, पवित्र स्थान। नेक्स्ट टॉपिक है साओ जाओ फेस्टिवल। ये भी प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, बस इतना जानना कहाँ पे सेलिब्रेट किया जाता है। ये साओ जाओ फेस्टिवल गोवा में सेलिब्रेट किया जाता है, और किसके उपलक्ष्य में? ये हैं भाई साहब सेंट जॉन डी बैप्टिस्टा, जॉन डी बैप्टिस्टा के नाम पे इनको सेलिब्रेट किया जाता है इस फेस्टिवल को। बस इतना ही जानना है, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं जानना। मैच द फॉलोइंग में यूपीएससी पूछ लेता है ऐसे क्वेश्चन। नेक्स्ट टॉपिक है लार्जेस्ट बैक्टीरियम एवर फाउंड। इस बैक्टीरिया का नाम याद रखना बस आपको। ये सबसे बड़ा बैक्टीरिया मिला है अब तक का, सबसे बड़ा बैक्टीरिया। बैक्टीरिया तो आप जानते हो ना, सबसे बड़ा मिला है ये, प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है बस ये बैक्टीरिया। डिस्कवर कहाँ पे किया गया, कहाँ पे मिला है? कैरेबियन सी है ना, जो वहाँ पे मैंग्रोव फॉरेस्ट है, कैरेबियन सी पे ये गोडेलोपे आर्कीपेलागो है। आर्कीपेलागो बोलते हैं ग्रुप ऑफ आइलैंड को। आइलैंड तो जानते हो ना आप, आइलैंड ये जैसे भूमि है चारों तरफ पानी से घिरी हुई है, तो इसको बोलेंगे आइलैंड। ये आइलैंड है, तो ये आइलैंड, बहुत सारे आइलैंड एक साथ होते हैं, उनको आर्कीपेलागो बोल देते हैं। तो ये आर्कीपेलागो है गोडेलोपे आर्कीपेलागो, कैरेबियन सी के पास। कैरेबियन सी तो आप जानते हो कहाँ पे? दिखा देता हूँ आपको। ये वर्ल्ड मैप देख रहे हो, ये यहाँ पे नॉर्थ अमेरिका साउथ अमेरिका के बीच में ये दिखाई दे रहा है, ये कैरेबियन सी, कैरेबियन सी के अंदर है ये गोडेलोपे आर्कीपेलागो। बहुत छोटा सा होगा भाई साहब, यहाँ पे नाम नहीं लिखा है, लिखा भी होगा तो आप सर्च कर लेना, इसी के पास है। ये लोकेशन आपको याद रखनी है, और बैक्टीरिया को नाम याद रखना कौन सा बैक्टीरिया जो सबसे बड़ा मिला है। ये है थियोमार्गेरिटा मैग्निफिका। ये नाम जरूर याद होना चाहिए, ऐसे मैच द फॉलोइंग में या वैसे नाम दे देगा कि ये है क्या, बैक्टीरिया है, फंगी है, वायरस है, पैरासाइट है, क्या है, ऐसे पूछ लेगा। तो ये थियोमार्गेरिटा मैग्निफिका ये बैक्टीरिया है। और जितने भी अभी तक बैक्टीरिया जाने जाते हैं, साइंटिस्ट ने जितने भी खोजे हैं बैक्टीरिया, उनसे ये 50 गुना ज़्यादा बड़ा बैक्टीरिया है, इतना याद रखना है। नेक्स्ट टॉपिक है कंज्यूमर एक्सपेंडिचर सर्वे। प्रीलिम्स और जीएस पेपर 3 के लिए इंपॉर्टेंट है, मेंस के लिए। कंज्यूमर एक्सपेंडिचर सर्वे देखो अभी भी की जाती है। ये सर्वे जो की जाती है इसमें कुछ बदलाव किया जा रहा है, इसलिए ये न्यूज में है। इसमें नए क्राइटेरिया जोड़े जा रहे हैं। गवर्नमेंट ने ये न्यू हाउस होल्ड कंज्यूमर एक्सपेंडिचर सर्वे लॉन्च करने की बात बोली है, जुलाई में लॉन्च कर दी जाएगी ये। जो इसमें कुछ क्या है, कॉमोडिटी होती हैं, मतलब गुड्स, वस्तुएं। कंज्यूमर एक्सपेंडिचर सर्वे जैसा इसका नाम में लिखा है ना, इस सर्वे में क्या किया जाता है, कंज्यूमर का एक्सपेंडिचर कितना हुआ है, यानी कि ग्राहक कितना एक्सपेंडिचर का मतलब खर्चा, कोई एक ग्राहक कितना खर्चा करता है, हाउस होल्ड सर्वे की जाती है ये, यानी कि कितने लोग किस चीज़ पे कितना खर्चा कर रहे हैं। तो इसमें कुछ नए क्राइटेरिया और डाले जा रहे हैं। जैसे मान लो इसमें की जाती है, मान लो इसमें 100 आइटम है, 100 आइटम है, मान लो 100 आइटम है, जैसे अनाज है, आटा है, या दाल है, कोई सब्जी है, इस पे कितना खर्चा करता है एक कंज्यूमर, ये सर्वे की जाती है। अब इसकी बास्केट में और नए और डाले जा रहे हैं आइटम। जो मिसलेनियस कैटेगरी है उसको लार्जेस्ट कैटेगरी बनाया जा रहा है, सेग्रीगेट किया जाएगा। इसमें नंबर ऑफ आइटम होंगे जो इंक्लूड किए जा रहे हैं, जो लोग कंजम्पशन करते हैं, जो लोग कंज्यूम करते हैं ऐसे आइटम को, वो इंक्लूड किए जाएंगे और उनके आधार पे निकाली जाएगी सर्वे। ये जो सर्वे है ना, कंज्यूमर एक्सपेंडिचर सर्वे, ये क्यू इन क्यूनियल का मतलब होता है 5 साल में एक बार कोई इवेंट होने वाला।
तो ये 5 साल में एक बार की जाती है कंज्यूमर एक्सपेंडिचर सर्वे। और इसे कौन करता है कंडक्ट, कौन करता है इस सर्वे को, ये याद रखना है। ये है नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस, NSO, ये करता है। मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स है ना, एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, उस मंत्रालय के अंदर काम करता है नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस। तो ये करता है हर 5 साल में, और अर्बन और रूरल दोनों के लिए करता है, यानी कि शहरी क्षेत्र के लिए भी ये सर्वे की जाती है, हाउस होल्ड सर्वे की जाती है, घरों में जाके पूछा जाता है लोगों से, हाँ भाई कितना खर्चा आप किस पे कर रहे हो। और रूरल एरियाज में भी की जाती है, ग्रामीण क्षेत्र में भी। नेक्स्ट टॉपिक है ग्लोबल लाइवेबिलिटी इंडेक्स। ये जो इंडेक्स है ये प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है और मेंस के लिए भी, GS पेपर 2 और 3 के लिए। ये जो सर्वे है द इकोनॉमिस्ट इसे एनुअली रिलीज करता है। द इकोनॉमिस्ट क्या है, ये ब्रिटिश वीकली न्यूज़पेपर है, ब्रिटेन का एक साप्ताहिक अखबार है, सप्ते में एक बार जारी होने वाला अखबार द इकोनॉमिस्ट, इसने जारी किया और एनुअली जारी करता है वो ग्लोबल लाइवेबिलिटी इंडेक्स को। इस इंडेक्स में बताते क्या हैं, इस इंडेक्स में ये बताया जाता है कि वर्ल्ड में सबसे अच्छी रहने वाली सिटी कौन सी है, सबसे अच्छा रहने वाला शहर कौन सा है, मोस्ट लाइवेबल सिटी कौन सी है। तो इंडिया की सिटी का इसमें रैंकिंग दी जाती है। इंडिया की सिटी है न्यू दिल्ली, 112वें नंबर पे आई है, बहुत ही ख़राब रैंकिंग है। मुंबई आई है 117वें नंबर पे, 117th नंबर पे। और सबसे फर्स्ट नंबर पे कौन आई है, 1 पे, ऑस्ट्रिया की है वियना कैपिटल। ऑस्ट्रिया आप जानते हो यूरोप में एक देश है ऑस्ट्रिया, उसकी कैपिटल है राजधानी वियना। ये सबसे मोस्ट लाइवेबल सिटी है, सबसे अच्छी रहने के लिए कोई जगह है पूरे वर्ल्ड में इस इंडेक्स के हिसाब से, तो वो ऑस्ट्रिया की वियना शहर है। और कितने सिटी की रैंकिंग दी जाती है इस इंडेक्स में, 140 सिटी में। और 140 में देखो इंडिया की न्यू दिल्ली 112वें पे और मुंबई 117वें नंबर पे आई है। और सबसे लोएस्ट नंबर पे कौन सी आई है, पाकिस्तान की सिटी कराची और बांग्लादेश की कैपिटल है ढाका, ये सबसे लोअर नंबर पे हैं। मतलब इनमें रहना बहुत ही दुर्लभ है, या दुर्लभ का मतलब एक तरह से ये समझ लो बहुत रहना बहुत कठिन है। नेक्स्ट टॉपिक है वर्ल्ड फेसिंग ए वर्स्ट ग्लोबल हंगर क्राइसिस। हंगर आप जानते हो भुखमरी, क्राइसिस मतलब संकट, ग्लोबल मतलब वैश्विक। वैश्विक भुखमरी संकट सबसे खराब फेस कर रहा है वर्ल्ड, सामना कर रहा है पूरा विश्व इसका ग्लोबल हंगर क्राइसिस का। तो कुछ रिपोर्ट हैं जिनके आधार पे ये कहा गया है, ये रिपोर्ट आपके मेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हर साल के लिए कोई सा भी मेंस का पेपर उठा लो, GS पेपर 1, 2, 3 या 4 में कहीं ना कहीं आपको हंगर से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा ही जाएगा हर साल। हर साल ऐसा कोई भी एक साल नहीं होगा जिस साल हंगर से रिलेटेड क्वेश्चन ना पूछा गया हो। तो ये डेटा आप जब भी कोई रिलीज होता है, डेटा आप लिख के रखोगे, उसके रट्टे मारोगे, सीधा हिसाब है भाई साहब। देखो बहुत से लोग बोलते होंगे कि हाँ ये चीज़ें समझो, बहुत सी चीज़ें समझने की होती है, लेकिन बहुत सी चीज़ें रट्टे मारने की होती हैं, मगअप करने की। क्योंकि देखो वो चीज़ आप नहीं रटोगे, आपको याद नहीं होंगी, तो कैसे लिख पाओगे। याद करना या रट्टे मारना एक ही बात है भाई साहब। देखो ये यूनाइटेड नेशन के हिसाब से ग्लोबल हंगर जो है वो बढ़ती जा रही है, भुखमरी बढ़ती जा रही है। उसके कुछ कारण बताएं, जैसे क्लाइमेट चेंज की वजह से एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स हो रहे हैं, कॉन्फ्लिक्ट्स हो रहा है एक दूसरी कंट्री में या आपस में ही कंट्री में कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, जैसे यूक्रेन वार हो रहा है यूक्रेन रसिया का, इसकी वजह से भी, ये भी कारण बताएं। इकोनॉमिक डाउनटर्न हो रहा है इसकी वजह से भी। तो इसकी वजह से फूड इनसिक्योरिटी हो रही है, खाद्य असुरक्षा हो रही है। फूड इनसिक्योरिटी का मतलब खाना उपलब्ध नहीं है, या तो उपलब्ध है तो पहुंच तक नहीं है लोगों की, पहुंच तक है तो अफोर्डेबिलिटी नहीं है, यानी कि लोगों के पास पैसा नहीं है खरीद सके, तो फूड इनसिक्योरिटी हो रही है। स्टेटस क्या है अभी देख लेते हैं। देखो फाओ की रिपोर्ट के हिसाब से, फाओ क्या है, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, यूनाइटेड नेशन की एक स्पेशलाइज एजेंसी है। इसके हिसाब से इसकी रिपोर्ट जारी करती है, एक ग्लोबल रिपोर्ट ऑन फूड क्राइसिस। इसके हिसाब से 53 कंट्रीज़ में 193 मिलियन पीपल ये एक्यूट फूड सिक्योरिटी फेस कर रहे हैं, यानी कि बहुत ही बुरी कंडीशन में, ये लगा लो। एक्यूट फूड इनसिक्योरिटी अभी बहुत ज़्यादा हाई हो रही है। और हंगर हॉटस्पॉट कौन है, यानी कि जहाँ पे सबसे ज़्यादा भूखमरी है वो है इथोपिया, नाइजीरिया, साउथ सूडान, अफ़गानिस्तान। ये 3 कंट्री हैं अफ्रीका में। अफ़गानिस्तान आप जानते हो, सोमालिया भी आप जानते हो, सोमालिया, यमन, ये कंट्री, सोमालिया भी अफ्रीका में, यमन अब वेस्ट एशिया में। ये कंट्री भूखमरी के कगार पे है, हंगर हॉटस्पॉट बोला जाता है। कहाँ कहाँ पे देख लेते हैं कंट्री, देखो ये इथोपिया, ये सोमालिया, साउथ सूडान, ये नाइजीरिया, ये यमन,
ये कंट्री, इन कंट्री में बहुत ज़्यादा भुखमरी है, इसलिए इनको हंगर हॉटस्पॉट बोला जा रहा है। लगभग 7.5 लाख पीपल, ये स्टारवेशन की वजह से डेथ हो गई है यहाँ पे। स्टारवेशन का मतलब एक तरह से भुखमरी, अनाज की कमी से डेथ हो जाना, मृत्यु हो जाना। इथोपिया में, यमन में, साउथ सूडान में, सोमालिया में, अफगानिस्तान में 7.5 लाख लोगों की मृत्यु हो चुकी है अक्यूट हंगर क्राइसिस की वजह से। जो डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो है, हेती है, सहेल रीजन है, सूडान, सीरिया, ये रीजन हैं आपके कहाँ पे, सीरिया आप जानते हो वेस्ट एशिया में, और बाकी के सारे अफ्रीकन रीजन है, अफ्रीका में है। यहाँ पे कंट्रीज ऑफ वेरी हाई कंसर्न की कैटेगरी में रखा गया है, यानी कि यहाँ पे भी परेशानी बहुत ज़्यादा है और ज़्यादा डिटेरियोरेटिंग हो रही है, बिगड़ रही है कंडीशन। अगर बच्चों की बात करें, लगभग 13.6 मिलियन चिल्ड्रन, लगभग 1,36,00,000 लोग, क्योंकि 1 मिलियन में 10 लाख होता है, इतने लोग ग्लोबली सीवियर एक्यूट माल न्यूट्रिशन का शिकार हैं, यानी कि कुपोषण के शिकार हैं, जो 5 साल की एज से कम बच्चे हैं। यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रन फंड की रिपोर्ट के हिसाब से ये है, ये डेटा आपको याद रखना है। जो चिल्ड्रन देखो सर्वाइव भी कर रहे हैं, मान लो उनको थोड़ा बहुत खाना मिल भी जा रहा है, तो वो स्टंटिंग के शिकार हैं। स्टंटिंग का मतलब होता है बच्चे की एज तो बढ़ रही है लेकिन उसकी हाइट नहीं बढ़ रही एज के हिसाब से, बौना रह गया, ठिगना रह गया। इनइक्वालिटी बढ़ती जा रही है, असमानता, इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी बढ़ती जा रही है, जिसकी वजह से सोशल और पॉलिटिकल अनरेस्ट हो रहा है। और ये आने वाले मंथ में ऐसा कहा जा रहा है कि और ज़्यादा कंट्री प्रभावित होंगी इसकी वजह से। एक ग्लोबल हंगर इंडेक्स जारी की जाती है 2021 की इंडेक्स के हिसाब से। इंडिया भी देखो 101 रैंक पे आया है, यानी कि इंडिया में भी कंडीशन बहुत ख़राब है हंगर को लेके। 116 देशों की रैंकिंग दी जाती है, जिसमें से 101 रैंक आई है। ये रैंक आपको याद होनी चाहिए ग्लोबल हंगर इंडेक्स की। देखो अगर हंगर से रिलेटेड क्वेश्चन आता है तो ये रैंकिंग आप ज़रूर लिखना वहाँ पे। तो ये इंडिया की रैंकिंग है। इंडिया और फूड इनसिक्योरिटी की बात करें तो इंडिया में देखो पूरे वर्ल्ड का लार्जेस्ट स्टॉक है ग्रेन का, सबसे ज़्यादा अनाज स्टॉक करके रखते हैं हम, भंडार है हमारे पास, लगभग 120 मिलियन टन्स अनाज हमारे पास है। लेकिन फिर भी इंडिया के 1/4 यानी कि 1/4 पीपल जो हंगर के शिकार हैं, फूड इनसिक्योर पीपल हैं, वो इंडिया में रहते हैं। यानी कि जितने पूरे वर्ल्ड में पीपल हैं वो 1/4 पीपल इंडिया में रहते हैं जो फूड इनसिक्योर फेस कर रहे हैं, यानी कि जिनके पास खाने के लिए खाना नहीं है। 2020 में देखो 237 करोड़ पीपल हैं, ये क्या है, फूड इनसिक्योरिटी से जूझ रहे हैं। और 32 करोड़ पीपल 2019 में इंक्रीज हुए हैं। हंगर के और कॉजेज क्या हैं, भुखमरी के और क्या क्या कारण है देख लेते हैं। एक तो वायलेंस एंड कॉन्फ्लिक्ट, आपको पता है ये हिंसा होती रहती है और एक दूसरी कंट्री में कॉन्फ्लिक्ट होता रहता है, सिविल वार होता रहता है इसकी वजह से। नेक्स्ट कारण है डिस्प्लेसमेंट, बहुत सारे लोग क्या है जैसे एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे ट्रांसफ़र हो जाते हैं, यानी कि प्लान कर जाते हैं, माइग्रेट कर जाते हैं। अब जब यहाँ पे बी प्लेस पे गए, यहाँ से छोड़ के इसलिए गए क्योंकि यहाँ पे अच्छे या तो रोज़गार के साधन नहीं थे, या यहाँ पे एजुकेशन हेल्थ फैसिलिटी नहीं थी, या यहाँ पे और कोई कारण की वजह से, या सोशल पॉलिटिकल कारण हो सकते हैं, इस वजह से माइग्रेट कर गए। लेकिन जब ये बी प्लेस पे गए तो बी प्लेस पे भी ज़्यादा बर्डन बढ़ जाता है इस प्लेस पे, यहाँ पे लोगों के लिए ऑलरेडी कम खाना है तो और यहाँ पे बोझ बढ़ जाता है, तो इस वजह से ये डिस्प्लेसमेंट एक कारण है। नेक्स्ट है सहेल रीजन है, जो सहेल रीजन है अफ्रीका में, यहाँ पे केवल ये 2.8 मिलियन पीपल है ना इंटरनली डिस्प्लेस्ड हुए हैं। लगभग 28 लाख लोग यहाँ पे इंटरनली डिस्प्लेस हुए हैं सहेल रीजन में भी, एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे। और कारण है दूसरे, यूक्रेन वार, क्लाइमेट क्राइसिस, कोविड-19 का इम्पैक्ट, ये और बहुत से कारण हैं। जो हंगर है ना, देखो हंगर एक या पॉवर्टी एक विशियस साइकिल है, विशियस साइकिल बोलते हैं ऐसा चक्र जो कभी ख़त्म ही ना हो, विशियस साइकिल। तो पॉवर्टी और हंगर, ये भुखमरी और गरीबी, पॉवर्टी मतलब गरीबी, हंगर मतलब भुखमरी, ये एक ऐसा चक्र है जो कभी ख़त्म नहीं होने वाला है। इस ग्राफ में आप समझ सकते हो, यानी कि इस इमेज में मैं आपको बड़ा करके दिखाता हूँ। ये देखो फैमिली से स्टार्ट होता है पॉवर्टी। अगर कोई फैमिली परिवार पॉवर्टी से यानी कि पीड़ित है, गरीबी का शिकार है, तो उसे पुअर न्यूट्रिशन मिलेंगे उसके बच्चों को। उसका बच्चे को जब न्यूट्रिशन खाने के लिए अच्छा नहीं मिलेगा गरीबी में, तो उसका बच्चा अंडर नूरिश्ड या माल नूरिश्ड रहेगा। जब बच्चा माल नूरिश्ड रहेगा, पुअर न्यूट्रिशन मिलेंगे तो बच्चे की ग्रोथ नहीं हो पाएगी, या तो बच्चे का दिमाग भी अफेक्ट होगा, दिमाग भी अच्छे से काम नहीं करेगा, और उसकी हाइट भी अच्छे से नहीं मतलब इंक्रीज हो पाएगी, हाइट भी अच्छे से इंक्रीज नहीं हो पाएगी। नेक्स्ट क्या होगा उसका,
नेक्स्ट ये होगा, ये देखो, नेक्स्ट है एडोलेसेंट। जब वो बच्चा किशोर अवस्था में आएगा तो क्या होगा, बच्चा जब किशोर अवस्था में आएगा तो उसकी हेल्थ इशू तब भी रहेंगे, उसे डिफ़िकल्टी फेस करनी पड़ेगी, स्कूल से ड्रॉप आउट हो जाएगा गरीबी की वजह से, और माल न्यूट्रिशन नहीं होगा वो, यानी कि कुपोषित होगा तो दिमाग अच्छे से काम नहीं करेगा, तो अच्छे से पढ़ भी नहीं पाएगा, तो स्कूल से ड्रॉप आउट हो जाएगा। जब स्कूल से ड्रॉप आउट हो जाएगा तो एडल्ट होगा तो क्या करेगा, जब उसके पास एजुकेशन नहीं है, शिक्षा नहीं है, तो वो देखो हो सकता है गलत काम करने लग जाए, वॉयलेंस करे, कॉन्फ्लिक्ट करे, चोरी करे और गलत तरीके से पैसा कमाने की सोचे। तो इससे क्या है, वॉयलेंस भी बढ़ता है, समाज में क्राइम भी बढ़ते हैं। दूसरा, वो गरीब तो रह ही जाएगा, अब जब गरीब रह जाएगा तो उसके बच्चे पैदा होंगे तो वो फिर उनको न्यूट्रिशन अच्छे से नहीं मिल पाएगा, फिर ये साइकिल फिर यहीं पे आ जाएगी फैमिली पे, तो फिर ये साइकिल चलती रहेगी, तो ये चक्र चलता ही रहेगा, विशियस साइकिल, ये पॉवर्टी का और हंगर का। तो इससे ये नुकसान है। सॉल्यूशन क्या हो सकता है इसका, इसका सॉल्यूशन हो सकता है देखो कि डेवलपमेंट में इन्वेस्ट करो, ज़्यादा से ज़्यादा डेवलप करो। डेवलपमेंट का मतलब ये है एजुकेशन, हेल्थ फैसिलिटी में खर्च करना चाहिए। नेक्स्ट है कि ग्लोबल मार्केट को स्टेबलाइज करो। ग्लोबल मार्केट को स्टेबलाइज करेंगे तो जो वॉलेटिलिटी आती है मार्केट में, प्राइस इंक्रीज हो जाते हैं बहुत सारी कम्युनिटी के वस्तुओं के, तो वो प्राइस की अनसर्टेनिटी को टैकल करेगा अगर ग्लोबल मार्केट को स्टेबलाइज करेंगे। तो जो फूड है देखो, फंडामेंटल ह्यूमन राइट है, एक मानव अधिकार है खाना, तो इसको मानव अधिकार को इंश्योर करने के लिए मानवता के बेस पे गरीब देशों को सहायता भी दी जानी चाहिए, ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस, मानवता के बेस पे सहायता, और सोशल प्रोटेक्शन सिस्टम होना चाहिए, इस पे इन्वेस्ट करना चाहिए। नेक्स्ट क्या हो सकता है, कंट्री स्पेसिफिक रिस्पॉन्स। अगर मान लो किसी कंट्री में ज़्यादा गरीबी है, वहाँ पे फूड सिस्टम अच्छा नहीं है, तो ऐसे कंट्री के लिए स्पेशल फोकस किया जाना चाहिए। नेक्स्ट क्या हो सकता है, फाओ ने सॉल्यूशन बताया कि इंटरनेशनल कम्युनिटी साथ में आए और बेटर प्रिवेंशन के लिए एंटीसिपेशन और टारगेटिंग करे। देखो ऐसे स्टेप उठाए ताकि ऐसी भुखमरी का शिकार, कोई फूड क्राइसिस आ ना सके, भुखमरी का कोई शिकार ना हो सके, पहले से पहले एंटीसिपेशन करे, यानी कि भविष्यवाणी करे, ऐसा क्राइसिस आने वाला तो पहले से मैनेजमेंट करे, और टारगेट करे जो ऑलरेडी फूड क्राइसिस जहाँ पे आ रखा है, यानी कि भोजन का संकट है जहाँ पे, उसको टैकल करने के लिए स्टेप उठाए। नेक्स्ट टॉपिक है नॉर्म्स टू प्रोटेक्ट द राइट्स ऑफ किड्स वर्किंग ऑन OTT प्लेटफॉर्म। ये कुछ नए नियम जारी किए हैं गवर्नमेंट ने, पब्लिश किए हैं, नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट। ये जो कमीशन है, ये जो चिल्ड्रन हैं, बच्चे हैं, उनके राइट को प्रोटेक्ट करने के लिए ये काम करता है, नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट। ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, एक्ट बना के इसको बनाया गया था। ये जो कमीशन है इसने ये गाइडलाइंस का ड्राफ्ट पेश किया है। ड्राफ्ट का मतलब जब गाइडलाइंस ओरिजिनली ऐसी आएंगी तो कुछ ऐसी होंगी, तो उससे पहले एक आउटले तैयार करना। तो ये गाइडलाइंस जो चाइल्ड है उनको प्रोटेक्ट करने के लिए, कहाँ पे चाइल्ड को, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में, यानी कि जो बच्चे मूवीज़ में, फिल्म में या किसी सीरीज़ में काम करते हैं ना, बच्चों से काम कराया जाता है, एक्टिंग कराई जाती है, ऐसे बच्चों को प्रोटेक्ट करने के लिए गाइडलाइंस जारी की हैं। ये जो गाइडलाइंस है ये देखो एक इशू की थी 2011 में, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के लिए इशू की थी गाइडलाइंस 2011 में। तो उन्हीं को और ज़्यादा पावरफुल बनाने के लिए जो सोशल मीडिया पे काम करते हैं बच्चे, या OTT प्लेटफॉर्म पे, OTT जानते हो ना, ओवर द टॉप, जैसे मान लो आपका नेटफ्लिक्स हो गया, या डिस्नी प्लस हॉटस्टार हो गया, या आपका अमेजन प्राइम हो गया, जो ऐसे ये प्लेटफॉर्म है जिन पे मूवीज़ या सीरीज़ रिलीज़ की जाती हैं, इनमें जो मूवीज़ रिलीज़ की गई हैं या सीरीज़ रिलीज़ की गई हैं, इनमें जो बच्चे काम करते हैं उनके लिए गाइडलाइंस जारी की गई हैं। तो क्या है गाइडलाइंस, थोड़ा जान लेते हैं। पहला तो ये, जो भी बच्चा ऐसे प्लेटफॉर्म पे काम करेगा या एक्टिंग करेगा ऐसे मूवीज़ में, सीरीज़ में, जो OTT या सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे रिलीज़ की जाती हैं, तो उन बच्चों को रजिस्टर कराना होगा डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के पास, यानी कि जहाँ पे भी आप कर रहे हो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के पास रजिस्टर कराओ। अगर कोई ऐसी वीडियो है, ऑडियो है, कुछ भी ऑडियो विजुअल है, मीडिया प्रोडक्शन है, या कोई भी कॉमर्शियल ऐसा है जिसमें बच्चे पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो प्रोड्यूसर को अपने आप को डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के पास रजिस्टर कराना पड़ेगा, कोई भी एक्टिविटी ऐसी है जो बच्चों को प्रभावित करती है। नेक्स्ट है कि बच्चों का एक्सप्लॉयटेशन नहीं होगा। देखो पेरेंट क्या है, बच्चों की मनी का यूज करेंगे अकाउंटेबल तरीके से, यानी कि बच्चे जो पैसा कमाते हैं एक्टिंग करके, पेरेंट्स अकाउंटेबल होंगे उस मनी के लिए, कोई एक्सप्लॉयटेशन नहीं करेगा, शोषण नहीं करेगा।
नई प्रोविजन है जैसे जुवेनाइल जस्टिस एक्ट है 2015 का, चाइल्ड लेबर अमेंडमेंट एक्ट है 2016 का, 2012 का प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट रूल्स हैं 2021 के। तो ये सारे रूल्स भी इंक्लूड किए गए हैं इस गाइडलाइंस में। नेक्स्ट इसमें ये किया गया है डिस्क्लेमर। जो प्रोड्यूसर होता है मूवीज़ का या किसी सीरीज़ का, वो प्रोड्यूसर क्या है, डिस्क्लेमर देगा, कहेगा कि वो देखो चिल्ड्रन से जो भी शूटिंग करा रहे हैं या एक्टिंग करा रहे हैं, वो चिल्ड्रन का इस शूटिंग कराते समय कोई एब्यूज़ नहीं करेंगे, गाली गलौज नहीं देंगे, या उन्हें कोई नेग्लेक्ट नहीं करेगा, उनका शोषण नहीं करेगा, एक्सप्लॉयटेशन नहीं किया जाएगा। चाइल्ड स्पेसिफिक कंसिडरेशन की गाइडलाइंस रखी गई हैं। ये गाइडलाइंस देखो ऐसे बच्चों को, अगर बच्चे के लिए कोई चीज़ इनएप्रोप्रिएट है यानी कि बच्चे को करना ठीक नहीं है तो उसको नहीं कराया जाएगा। और साथ साथ चाइल्ड की एज का भी ध्यान रखा जाएगा, मैच्योरिटी का, इमोशनल या साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट का, सेंसिटिविटी का ध्यान रखा जाएगा। अगर मान लो बच्चे से एक्टिंग कराई जा रही है तो गार्डियन का प्रेजेंस होना जरूरी है, या तो कम से कम उसका एक पेरेंट, एक माता पिता में से कोई वहाँ पे प्रेजेंट रहेगा जब उससे एक्टिंग कराई जाएगी, या उसका कोई गार्डियन रहेगा, या कोई भी ऐसा नॉन पर्सन जिसे बच्चा जानता हो शूटिंग के दौरान रहेगा। और अगर इन्फेंट से कराई जा रही है, ऐसा बच्चा जो 1 साल से कम उम्र का, उससे एक्टिंग कराई जा रही है, आपको पता ही होगा जैसे बच्चों को रुलाते हैं, हंसाते हैं, उससे एक्टिंग कराते हैं, तो उस टाइम पे उसका एक पेरेंट भी रहेगा, माता पिता या गार्डियन नॉन पर्सन, और उसके साथ साथ एक रजिस्टर नर्स भी रहेगी उसके साथ साथ। नेक्स्ट है पुलिस वेरिफिकेशन भी होगा। हर एक पर्सन का जो किसी मूवी में इन्वॉल्व है तो उसका हर एक का पुलिस वेरिफिकेशन रहेगा, और ये देखेगा उसको कोई ऐसी बीमारी तो नहीं है, फैलने वाली बीमारी, कंटेजियस डिसीज़ तो नहीं है, मेडिकल फिटनेस का सर्टिफिकेट वो लेगा और पुलिस वेरीफाई करेगी हर किसी को। नेक्स्ट है चाइल्ड एजुकेशन। प्रोड्यूसर देखो ऐसा नहीं करेगा कि बच्चे से एक्टिंग करा रहा सारा दिन, ऐसा नहीं होगा। चाइल्ड के एजुकेशन पे कोई प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए, स्कूल उसका डिसकंटिन्यू होना चाहिए, उसका जो एजुकेशन है वो कंप्लीट होनी चाहिए। और ये भी रहे कि जो भी प्रोडक्शन के दौरान जो भी प्रोसेस हो रहा है वहाँ पे सारे लोग वो मेडिकली फिट हैं, ऐसा ना हो उन्हें कोई डिसीज़ है और बच्चों को हो जाए। और बच्चों की देखो एडुकेट न्यूट्रिशन, फूड और वाटर का ध्यान भी रखा जाएगा शूटिंग के दौरान। नेक्स्ट है ब्रेक। बच्चे से देखो सिर्फ एक शिफ्ट में ही काम कराया जाएगा पर डे में, एक शिफ्ट में ही। और दूसरा 3 घंटे लगातार काम करा सकते हैं, लेकिन 3 घंटे के बाद नहीं करा सकते, 3 घंटे बाद ब्रेक देना होगा, उसके बाद ही काम करा सकते हैं। नेक्स्ट है इनकम। जो भी बच्चा कमाएगा जितना भी, उसका 20%, कम से कम 20%, एटलीस्ट कम से कम 20% उसका फिक्स डिपॉजिट कराना होगा बैंक में। फिक्स डिपॉजिट यानी कि एफडी करानी होगी। और जब वो बच्चा मेजॉरिटी में आएगा यानी कि 18 साल से ऊपर हो जाएगा तो वो बच्चा उस पैसे को यूज कर सकेगा। नेक्स्ट है फैमिली इंटरप्राइजेज। अगर कोई कंटेंट है, मान लो कोई चाइल्ड क्रिएट कर रहा है, चाइल्ड के गार्डियन या फैमिली क्रिएट कर रहे हैं, तो वो फैमिली इंटरप्राइज में आएगा अंडर द सेक्शन 3 क्लाउज 2 सब क्लाउज ए अंडर द एक्ट ऑफ चाइल्ड लेबर एंड एडोलेसेंट लेबर एक्ट 1986 में। इसमें फैमिली एंटरप्राइजेज में आएगा ऐसा कंटेंट। नेक्स्ट टॉपिक है प्राइम मिनिस्टर अवार्ड फॉर आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन फॉर प्रमोशन ऑफ योगा। ये प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। देखो ये अवार्ड 2016 में अनाउंस किए गए थे योगा के लिए। जो भी हमारे देश में या इंटरनेशनली योगा को प्रमोट करता है उसको ये अवार्ड दिया जाता है, प्राइम मिनिस्टर अवार्ड फॉर आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन फॉर प्रमोशन ऑफ योगा। 2021 का अनाउंस किया गया। 2021 में देखो इंटरनेशनल इंडिविजुअल और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, दो तो ये अवार्ड दिए जाते हैं, और एक डोमेस्टिक इंडिविजुअल और डोमेस्टिक ऑर्गेनाइजेशन ये दिए जाते हैं। यानी कि देखो विदेश में एक आदमी को अवार्ड दिया जाता है जो प्रमोट कर रहा हो अच्छे से, या किसी एक ऑर्गेनाइजेशन को, और हमारे देश में भी नेशनल एक संस्था को, ऑर्गेनाइजेशन को, और एक पर्सन को। तो ये दिया गया है, आप देख सकते हो इस इमेज में। इंटरनेशनल इंडिविजुअल है वो हैं, देखो ये ब्राज़ील के हैं, श्री मार्कस विनीसियस रोजो रोड्रिग्स, साओ पोलो से हैं, ब्राज़ील में साओ पोलो जगह है वहाँ से हैं, इनको दिया गया ये पर्सन है। नेक्स्ट है एक ऑर्गेनाइजेशन है यूनाइटेड किंगडम की, ब्रिटिश व्हील ऑफ योगा, इसको दिया गया है। हमारे नेशनल इंडिविजुअल हैं जिनको दिया गया है लद्दाख लेह से हैं, श्री भिक्कू संघसेन। और नेशनल ऑर्गेनाइजेशन है उत्तराखंड के ऋषिकेश में बनी हुई है, द डिवाइन लाइफ सोसाइटी, इसको दिया गया है। तो ये 2021 में अवार्ड को हासिल करने वाले ये ऑर्गेनाइजेशन और इंडिविजुअल हैं, ये हमने पढ़ी लिया है। और ये अवार्ड में देखो एक सर्टिफिकेट दिया जाता है, एक ट्रॉफी दी जाती है। ट्रॉफी देखो इस तरह की होती है, इसमें ये दिखाई दे रही है आपको, ये ट्रॉफी है, और एक सर्टिफिकेट दिया जाता है। 25 लाख रुपए नगद दिए जाते हैं कैश। और ये अवार्ड 2016 में एस्टेब्लिश किया था, चंडीगढ़ में एस्टेब्लिश किया था। ये सेलिब्रेशन चल रहा था इंटरनेशनल योगा डे का, सेकंड योगा डे, क्योंकि 2015 में आपको पता ही होगा
ये इंटरनेशनल योगा डे डिक्लेयर किया था इंडिया के कहने पे यूनाइटेड नेशन ने। 21 जून को हर साल सेलिब्रेट किया जाता है इंटरनेशनल योगा डे, अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस। तो 2016 में इस अवार्ड का घोषणा पत्र सामने आया, यानी कि घोषित किया इस अवार्ड को, और 2016 से ये अवार्ड दिया जाता है। यही टॉपिक थे आज के।